हेलो एवरीवन, दिस इज निशु और आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं उसको कैटर करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी कंट्री है उसको अगर सरवाइव करना है तो अदर कंट्रीज से उसके रिलेशंस अच्छे होने ही चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कि इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। देखिए, मान लेते हैं ये इंडिया है, तो इंडिया को सरवाइव करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करने के लिए अदर कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इससे कई बार हेल्प लेनी होगी, कई बार हमें नेगोशिएट करना होगा। तो इंडिया के ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ इंडिया के किस तरीके के रिलेशंस हैं, ये ही फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। मतलब इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से केटर करता है और ये जो प्रोसेस होगा, ये ही सारा प्रोसेस फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। ओके, तो आपको फॉरेन पॉलिसी क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी किसी एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है तो उसकी इकोनॉमी भी उसी तरीके के परफॉर्म करेगी। दूसरा है सिक्योरिटी। फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि किसी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको खतरे में ना डाला जाए। अब फॉरेन पॉलिसी मान लेते हैं चाइना की। जैसे चाइना की फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंडिया के जो चैलेंजेस है फॉर सिक्योरिटी और चाइना के जो चैलेंजेस है फॉर सिक्योरिटी वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो फॉरेन पॉलिसी कंट्री की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए भी ध्यान में रखा जाता है। थर्ड है इंटरनल सिचुएशन। ये सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे किसी भी देश में इंटरनल क्या हो रहा है, मान लिया ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो आंतरिक डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, वो कैसा है ये डिपेंड करता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की होंगी। और दूसरा है एक्सटर्नल सिचुएशन। मतलब इंडिया के अंदर तो समझ सकते हैं हम, बट इंडिया के अदर कंट्रीज से रिलेशन किस तरीके के हैं और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो उनका क्या नेचर है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी इकोनॉमी का बेस क्या है, ये भी डिपेंड करता है किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, जैसे हमने अभी बात करा कि किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन पॉलिसी इंटरनल सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होती है और एक्सटर्नल सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होती है। अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो उस समय पे जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के दौरान, तो उस समय पे इंडिया की सिचुएशन क्या थी। आंतरिक बात करें, अगर हम इंटरनल सिचुएशंस की बात करें तो पार्टीशन चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे थे। अब बॉर्डर डिस्प्यूट किसी एक देश के साथ नहीं, हमारा कई देशों के साथ है और जिसमें मेन है चाइना और पाकिस्तान। इनके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी वॉयलेंट है। और तीसरा था पॉवर्टी। उस समय पे इंडिया में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी और इंडिया का सारा ध्यान यहीं पर था कि पॉवर्टी को किस तरीके से एलिविएट किया जा सके, मतलब कम किया जा सके। और अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें कि उस समय पे इंडिया के बाहर क्या सिचुएशन चल रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और इसी दौरान यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ओके, तो ये था कॉन्टेक्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल। अब अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे कोल्ड वॉर चल रहा था जो दो सुपर पावर्स के बीच में था। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। अब यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म। वो प्रमोट करता था कंपटीशन को और वो मानता था कि स्टेट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था, जिसके साथ साथ वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशंस को एलिविएट करने की कोशिश कर रहा था। अब इंडिया के सामने, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के सामने दो सिचुएशंस थे। अब या तो उसको यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो करना होता या तो उसको यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करना होता। बट इंडिया ने उस समय पे काफ़ी रैशनल डिसीजन लेते हुए कहा कि हम किसी एक आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं चल सकते, हमें दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करा, जिसको हम नेम भी कहते हैं, NAM। इसको एक्रोनिम के रूप में याद करते हैं। ओके, तो दोनों आइडियोलॉजी थी हमारे पास, बट हमने
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चुना ताकि हमें किसी एक के साथ ना जाना पड़े। अब बात करते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स। जब भी हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एवरग्रीन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी उस समय पे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और फॉरेन मिनिस्टर भी यही थे। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी या इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस किस तरीके के होंगे, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी किस पर बेस्ड थी। अब 1946 से लेकर 64 में जो भी कुछ हुआ इंडिया में, उन सब का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड फॉरेन मिनिस्टर भी यही थे। तो देखिए, जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी क्रूशल था। अब इंडिया जितनी पीसफुल कंट्री है ना, उतना ही इसके डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। और इंडिया की जो इकोनॉमी उस समय पे मॉडिफाई हुई, ये सबका श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही जाता है, क्योंकि इस समय पे इन्होंने काफ़ी रैशनल डिसीजंस लेते हुए इंडिया की इकोनॉमी को मॉडिफाई करने में हेल्प करा। ओके, तो अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। ये जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है 4 या 6 मार्क्स के। तो मैं आपको पॉइंटर्स बता देती हूँ, उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप उसको स्टेटमेंट के रूप में आप खुद भी लिख सकते हैं। सबसे पहला फीचर है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का नेम, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट भी कहते हैं, हमने अभी डिस्कस करा। ये था क्या? देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज जो थी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये हुई थी बांडुंग सिटी में, जो कि इंडोनेशिया में है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्योंकि ये बांडुंग सिटी में हुआ था, तो ये कॉन्फ्रेंस बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। और इसी के बाद नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो देखिए, जो नेम था, नेम का अगर हम रूट की बात करें तो रूट यही था। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो बांडुंग सिटी में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में है, और इसी को बांडुंग कॉन्फ्रेंस बोला गया। और इसी के जस्ट बाद नेम को स्टैब्लिश कर दिया गया। उसके बाद नेम का जो फर्स्ट समिट था वो हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, प्लीज़ याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की नेशनल पॉलिसी की नेक्स्ट फीचर क्या है। दूसरा फीचर है पंचशील एग्रीमेंट। देखिए, हम इंडिया ना हमेशा कहता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो काफ़ी पीसफुल है। अब इसी बात को आपको पॉइंटर्स दे दे के एक्सप्लेन करना है और जस्टिफाई करना है। तो पहला तो है कि नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया हमने, किसी दो आइडियोलॉजी के बीच का रास्ता हमने चुना। उसके बाद आप बताएंगे पंचशील एग्रीमेंट, जो कि 1954 में हुआ था। ये 2 कंट्रीज के बीच हुआ था, इंडिया और चाइना। उस समय पे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के प्रीमियर जू एन लाई थे। ये उस समय पे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। ये एक्चुअली था क्या? ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे डिपेंड था। मतलब इसके दौरान ये जो अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, इसके तहत इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड करा था कि इंडिया और ना ही चाइना, दोनों ही एक दूसरे की कंट्री में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगी। दोनों देश अपनी सॉवरेनिटी को बना के रखेंगी। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये दूसरों की कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगी, ये पीस को मेंटेन करके चलेंगी। इस तरीके से 5 प्रिंसिपल्स थे जिस पर इंडिया और चाइना ने साइन किया था। ओके, तो ये भी पीस को लेकर ही हुआ था, तो ये आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर है इंडिया कॉलोनाइजेशन और इंपेरियलिज्म के भी अगेंस्ट में है। देखिए, इंडिया 200 साल तो कॉलोनाइज रह चुका था, तो इसलिए इंडिया कॉलोनाइजेशन और इंपेरियलिज्म के तो बिल्कुल अगेंस्ट में था। ये भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का ही एक पॉइंट है। दूसरा, रेसिज्म को भी इंडिया अपोज करता है। मतलब इंडिया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बिलीव करता है और डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। इसीलिए इंडिया कॉलोनाइजेशन के भी अगेंस्ट है और रेसिज्म के भी अगेंस्ट है। रेसिज्म का बेसिकली मतलब होता है किसी के रेस के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था नेल्सन मंडेला जी के साथ। ओके, और नेक्स्ट फीचर है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करती है। मतलब ह्यूमन राइट्स को हमेशा ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, जिससे इंडिया के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नियो पर स्ट्रेस करती है।
अब न्यू क्या है, देखिए न्यू था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये उन कंट्रीज के साथ बनाया गया था जो न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्री थी, जो अभी अभी हाल ही में इंडिपेंडेंट होकर आई थी, जो जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, हम ये कह सकते हैं, उनके साथ ये बनाया गया था ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप मिल सके। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो न्यू की इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस डालती है, फोकस करती है। और इंडिया अपहोल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, इंडिया हमेशा पीस एंड स्टेबिलिटी में ही बिलीव करता है। अब जितने भी डिस्प्यूट्स हुए हैं ना इंडिया और किसी और देश के बीच, वो इंडिया ने कभी भी इनिशिएट नहीं किया, वो दूसरी कंट्री की ही इनिशिएट करती है। तो इंडिया हमेशा पीस और स्टेबिलिटी में बिलीव करती है। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करती है इंडिया। अब इंडिया सिर्फ अपने ही सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं करती, दूसरे देश की भी रिस्पेक्ट करती है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर ना करना, और इंडिया ऐसा नहीं करता किसी भी देश के साथ। दूसरा इंटीग्रिटी, अब इंडिया में हम सभी जानते हैं कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग सोच विचार के लोग हैं, उन सभी को एक साथ रखती है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेहरू जी का रोल क्या है। देखिए ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं ना, ये सारा नेहरू जी का, मतलब इसमें सभी में नेहरू जी का रोल है। बट कई बार क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आ जाता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेहरू जी का क्या रोल है। तो आप वही पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकती हैं, जो ये पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करें यही एक्सप्लेन करके नेहरू जी का रोल बता सकते हैं, या आप ये पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, और इनका रोल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी क्रूशल था, क्योंकि दोनों की कमांड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही थी। और अगर हम इनके रोल की बात करें तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये बताते हैं कि यस, कंट्री के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, जो कंट्री को कंट्रोल कर सके, ताकि कोई और कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर ओवरकम ना कर सके। ओके, नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं नेम के बारे में, जो हमने पीछे भी बात किया है। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, मतलब 5 कंट्री ने मिलकर इसको बनाया था, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर में से एक है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का काफ़ी बड़ा रोल था। ओके, नेक्स्ट बता सकते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन। इंडिया हमेशा म्यूचुअल कोऑपरेशन पे बिलीव करता है, और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे वो भी म्यूचुअल कोऑपरेशन पे ही बिलीव करते थे। अभी तो हमने पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया था। इसके बाद प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिया हमेशा अपनी टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इंटीग्रिटी बना के रखता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। अब देखिए इंडिया में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कोई इशू होता है ना तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग रहते हैं, तो इसीलिए इंटीग्रिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे एज अ फॉरेन मिनिस्टर। इसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इम्पेरियलिज्म के भी खिलाफ थे, तभी तो इंडिया में इम्पेरियलिज्म जैसा कुछ नहीं आया, क्योंकि इंडिया पहले से ही डिकोलोनाइज रह चुका था। इसीलिए इंडिया ने कहा था कि इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी ही स्टैब्लिश रहेगी, इम्पेरियलिज्म या कोलोनाइजेशन या मोनार्की सिस्टम इंडिया में नहीं होगा। और फिर बात कर सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो यूएन के एक्शन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, इवन ये यूएन के बजट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यूएन की जो ऑर्डर होता है, कमांड होती है, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं। अब देखिए इंडिया में 46 से लेकर 1964 तक काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही जाता है, क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्हीं के दौरान हुआ और काफ़ी सही प्लान तरीके से हुआ। दूसरा है रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन। अब इंडिया ने अपनाया था नेम, जिसको NAM बोलते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये कोल्ड वॉर के टेंशन को रिड्यूस करने में काफ़ी कारगर साबित हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रोल था एज अ प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। So that's all for today. Further topics we would carry on in upcoming videos. Thank you so much for watching this video. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.